नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस सेंटर में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस अंदाज में, यानी कि फटाफट अंदाज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मट। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री की बिहार में एक के बाद एक आज 3 चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने बिहार के लोगों को गरीबी और अभाव में धकेला, जंगल राज दिया, इन्होंने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल किए खड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले जिन्हें चारा घोटाले में सजा मिली, उन्होंने एक बयान दिया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण अब ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सबसे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा पटना साहिब में सेवा की और लंगर भी परोसा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इसके बाद प्रधानमंत्री सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन तीनों सीट पर 5वें चरण में 20 मई को होना है चुनाव। बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री आज काशी में लोगों से मुलाकात करने के लिए रोड शो पर निकलेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है और इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीट पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, उड़ीसा और झारखंड की 4-4, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 11 बजे तक 23.10% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा के मतदान केंद्र में किया मतदान। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने अमृता विद्यालय में मतदान केंद्र में मतदान किया। हैदराबाद से ही एआईएमआईएम उम्मीदवार ओवैसी ने हैदराबाद में एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुंटूर में वोट डाला। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने जुबली हिल्स इलाके में मतदान किया। अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। उन्होंने हैदराबाद में वोटिंग की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सरायकेला खरसावां जिले के जुलिंगोरा में एक मतदान केंद्र पर उन्होंने किया मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान जारी। ओडिशा के नबरंगपुर क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल मतदान केंद्र बनाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया मतदान। उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के केंद्र में मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के साथ आज आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वो विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मतदान करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से इस बार अनुराग लड़ रहे हैं चुनाव। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर लोकसभा सीट से करेंगी नामांकन दाखिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में
हरचंदपुर में सेवा संकल्प सभा को करेंगी संबोधित। मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी का भारतीय पार्टी का टैग चुनाव आयोग ने हटा दिया। पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में मतदान के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक वीडियो जारी कर कहा जिसमें पश्चिम बंगाल की रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस और स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर कर रही है तोड़फोड़। बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर आरोप लगाया और संदेश खाली की महिलाओं द्वारा टीएमसी के स्थानीय गुर्गे दिलीप मलिक के खिलाफ धमकाने का विरोध करने के बाद ये कदम उठाया है। सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ गया। 91.52% छात्राएं और 85.12% छात्र परीक्षा में हुए उत्तीर्ण। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है, जो कि 26 मई तक चलेगा। भारत और फ्रांस की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अवधि पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस महीने की 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उस याचिका को भी खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने मतदान की पूर्ण संख्या तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने वाली मांग की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका को आज कोर्ट के सामने मेंशन किया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक देश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल और राजस्थान में 16 तारीख तक गरज के साथ होगी वर्षा। दिल्ली में आसमान रहेगा साफ, वहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। झारखंड के पलामू में स्क्रैप में विस्फोट के कारण 4 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे शामिल। हादसे में घायल हुए 3 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। 3 अन्य बच्चे जो घटना के दौरान घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना के 2 जहाज दिल्ली और शक्ति मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंचेंगे। गर्मजोशी से हुआ स्वागत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी में 30 अप्रैल के बीच 1,01,164 वाहनों पर कठोर कार्रवाई की गई। वक्त एक ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। निफ्टी और सेंसेक्स आज गिरावट के साथ खुले। रुपए का शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी निवेशकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा खरीदने और RBI के डॉलर बेचने के बीच अमेरिकी डॉलर और रुपए के सीमित दायरे में रहने का अनुमान। FMCG कंपनियों की आय में सुधार के साथ बिक्री बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने के दौरान पूंजीगत खर्च में प्रमुख योगदान रेलवे, सड़क, तेल और गैस क्षेत्रों का। NTPC ने 2083 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक सार्वजनिक उपक्रम के लिहाज से। भारत में लग्जरी और प्रीमियम घरों की मांग में पिछले 5 वर्षों में बड़ा उछाल। 2019 की पहली तिमाही में बिकने वाले घरों में लग्जरी होम्स की संख्या 7%, जो कि 2024 की पहली तिमाही में बढ़कर 21% हो चुकी है। FBI ने चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले करीब 12,000 नए लोगों में से 85% इंजीनियरिंग स्नातक होंगे।
सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। इस अवधि में कुल 12 बैंकों का फायदा बढ़कर 1,42,000 करोड़ पहुंचा। सरकारी बैंकों ने 2022-23 में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ये आंकड़ा 66,000 करोड़ रुपए था। भारत का वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार के मामले में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार 118 अरब डॉलर 2021-22, 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका। G20 शेरपा अमिताभ कांत का अनुमान है कि 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत और 10 राष्ट्रों के ब्लॉक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग आसियान के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA की समीक्षा के लिए अगले दौर की बातचीत जुलाई में जकार्ता इंडोनेशिया में होगी। दोनों पक्षों के बीच आखिरी दौर की 3 वार्ताएं जो हैं वो 9 मई को मलेशिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NSC के एक सेमिनार में भारतीय पूंजी बाजार विकसित भारत के लिए रोड मैप विषय पर संबोधित करते हुए विकसित भारत की गाथा के बारे में बताया। नकदी संकट में जूझ रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए निजीकरण जरूरी। IMF का प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारियों से करेगा मुलाकात। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए निजीकरण जरूरी। रूसी राष्ट्रपति ने मौजूदा रक्षा मंत्री सरगई शोइगु की जगह एंड्री बेलोसोव को रक्षा मंत्री किया नियुक्त। सरगई शोइगु को रूसी संघ की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश गाजा में युद्ध विराम के लिए इजरायल पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं पर्याप्त प्रयास। तुर्की ने गाजा पर इजरायल के हमलों की निंदा के साथ ही तत्काल युद्ध विराम का आह्वान भी किया। अंगारा ने इजरायल के साथ सभी व्यापार रोक दिए और कहा कि उसने इजरायल को आजमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की पहल में शामिल होने का लिया फैसला। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका के समन्वय में गाजा पट्टी में एक मानवीय सहायता शुरू करने की बात कही है। इजरायली सेना ने कहा कि वेस्टर्न एरेज नामक क्रॉसिंग को मानवीय सहायता स्थानांतरित करने के लिए उत्तरी गाजा पट्टी में खोला गया है। मेक्सिको ग्वाटेमाला सीमा पर भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 6.4। भूकंप के झटके मेक्सिको के शहर में सुचियात में सुबह 6 बजे किए गए महसूस। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली और मेक्सिको की नौसेना के अनुसार आगामी सुनामी का कोई खतरा नहीं। रूस द्वारा हाल ही में यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी और कुछ क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर नागरिकों को संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध करते हुए सेना पर भरोसा रखने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने खबरों को दोबारा जांचने की भी की अपील। न्यूजीलैंड में आज शुरू हो रहा है विश्व हाइड्रोजन 2024 शिखर सम्मेलन, दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित हाइड्रोजन कार्यक्रम। दुनिया भर से आए हाइड्रोजन से संबंधित उत्पादों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का किया जाएगा प्रदर्शन। सुअर की जेनेटिकली एडिटेड किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले व्यक्ति की ऑपरेशन के लगभग 2 महीनों बाद हुई मृत्यु। अस्पताल ने कहा कि कोई संकेत नहीं कि उनकी मृत्यु प्रत्यारोपण के परिणाम स्वरूप हुई। भारी बारिश के कारण दक्षिणी ब्राजील में नदी का स्तर फिर एक बार बढ़ा। भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 143, जो कि एक दिन पहले 136 थी। आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को रखा जिंदा। आरसीबी की आईपीएल 2024 की लगातार 5वीं जीत। आरसीबी की ओर से यश दयाल ने 3 विकेट चटकाए। आईपीएल में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने। गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में दर्ज करनी होगी जीत। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल फॉर्म में वापस लौटे, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत। टाइटंस के गेंदबाज इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद हुई मजबूत। आर्सेनल की टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को 1-0 से हराया। बुंडेसलीगा में बायर लेवरकुसेन ने रविवार को बोकम को टीम में 5-0 से हराकर सभी तरह की प्रतियोगिता में अपने अपराजय दौर के लिहाज से 50 तक पहुंचाया। आखिर दीपक तिजोरी ने सीबीएफसी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सीबीएफसी के कारण उनकी फिल्म के जो शोध हुए हैं वो प्रभावित।
एक्ट्रेस श्रेयस तलपड़े ने हार्ट अटैक के बाद अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में नई अपडेट शेयर की। तलपड़े फिल्म करतम भुक्तम में आई नजर। सोहम पी शाह द्वारा निर्देशित ये फिल्म साइको थ्रिलर है जो 17 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कन्नड़ और तेलुगु टीवी एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत। सारा अली खान ने मदर्स डे पर सोशल मीडिया पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर। इस फोटो में सारा के साथ भाई इब्राहिम और मां अमृता सिंह आ रही हैं नजर। राजकुमार राव और जानवी कपूर की अपकमिंग मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर रिलीज। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 31 मई को देगी सिनेमाघरों में दस्तक। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का शानदार प्रदर्शन जारी। फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ से पार का किया बिजनेस। टीवी और थिएटर की दुनिया के दिग्गज एक्टर सतीश जोशी का हुआ निधन। सतीश ने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिया आखिरी सांस। इस खबर ने मराठी फिल्म जगत के लोगों को किया काफी निराश। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में मल्लिका जान का किरदार निभाने वाली मनीषा कोइराला ने सीरीज में मुश्किल सीन्स के बारे में कहा। एक सीन के लिए 12 घंटे पानी में रहना पड़ा। मनीषा ने अपने हेल्थ को लेकर भी किए कई बड़े खुलासे। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत।